हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के विषय में और टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। मैं आपको यूँ क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आगे का वीडियो मैं संधि का बना रहा था और भी सारी वीडियो जो बना रहा था तो वहाँ पे जो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज मेरे ध्यान में है तो मैंने कहा छोटा सा वीडियो आपके सामने दे ही देता हूँ और बड़ा वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़े कम समय में मैं जल्दी से वीडियो बनाया और इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में। और विराम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना, मतलब कहीं पे विश्राम देना। देखिए होता क्या है, जिस तरह से हम कोई काम करते हैं ना, तो काम करते करते हम थक जाते हैं, तो थकने के बाद बीच बीच में रुकते रहते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। रुकें, फिर थोड़ा सा काम किए, फिर रुकें, फिर काम किए। उसी तरह ही लेखन शैली में जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो लेखन शैली में विराम की आवश्यकता होती है और उसी विराम की आवश्यकता के लिए इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। एक गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था गुरु कामता प्रसाद और उन्होंने कहा कि कुल 20 तरह के विराम चिन्ह होते हैं। कुल कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं? कुल 20 तरह के विराम चिन्ह होते हैं, जो आज मैं आपको 20 तरह के विराम चिन्ह बताऊंगा। तो नॉर्मली किसी किसी एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है, लेकिन वहाँ से एक नंबर आप मिस्टेक कर जाते हो, मिस कर जाते हो। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आप कभी मिस नहीं करोगे। देखिए, सबसे पहला विराम होता है अल्प विराम। अल्प माने क्या होता है? अल्प माने होता है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकना, ये होता है ना अल्प विराम। थोड़े समय के लिए रुकना मतलब कामा। जब हम कामा का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से सेंटेंस में रुकते हैं, थोड़े समय के लिए रुकते हैं। कहीं पे कामा लगता है तो उसको लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए? कामा लगा है तो आप थोड़ा सा विराम लो वहाँ पे, अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल मत परेशान होइए, अल्प विराम और अर्ध विराम में थोड़ा सा अंतर है। नीचे कामा लगा रहेगा क्योंकि अल्प विराम है ना, तो नीचे कामा लगा रहेगा, ऊपर खाली गोल होता है। देखिए ऐसा होता है, खूब बड़ा सा बना देता हूँ, ऐसा। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेमी कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कामा और सेमी कॉलम जो भी हो, और ये बोलते हैं इसको हिंदी में अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण विराम की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में जब चीज़ों को सटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। इसके अलावा विस्मयादिबोधक, जो आप लोगों को पता है। ठीक है, विस्मय वाला चिन्ह यानी पूर्ण विराम लगा के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो विस्मयादिबोधक। जैसे आप लिखते हैं हाय, मतलब अचंभा होने वाला कहीं, जैसे लिखना ओ आपने लिखा तो उसके आगे आपको ये देना पड़ता है ओ। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह बचपन से ही लगाते तो आए हैं। ठीक है, 2 ही 3 तो याद है, कामा, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्या होगा? एक है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह माने क्या होता है? जब आप कहीं पर डैश लगाते हैं, उसको डैश ही तो बोलते हैं इंग्लिश में, जब कहीं डैश लगाते हो ना, उसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। इसको 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह। क्यों संयोजक चिन्ह बोलते हैं? देखिए, ये 2 चीज़ों के बीच में संयोजन पैदा करता है। जैसे जब हम लिखते हैं दिन रात, तो दिन के आगे डैश लगा के रात लिख देते हैं। ठीक है, या हमने लिखा माता पिता, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाहे संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह मतलब समास में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो समासिक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया निर्देशक चिन्हों के बारे में। ठीक है, आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोष्ठक। तो कोष्ठक के बारे में भी आप लोगों को पता है। कोष्ठक में देखिए 3 तरह के कोष्ठक होते हैं, एक छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब मन में रेखा कोष्ठक मत सोच लीजिएगा, वो मैथ में होता है। ठीक है, तो छोटा कोष्ठक ऐसे, मझला ऐसे, बड़ा ऐसे, ये आप लोगों को पता ही है। अवतरण चिन्ह, ये एग्जाम में कई बार पूछता है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं। जैसे आप डैश तो जानते हैं, लेकिन इन्हें निर्देशक चिन्ह बोला जाता है या संयोजक चिन्ह बोला जाता है, ये आप नहीं जानते। तो अवतरण चिन्ह क्या होता है? जब कोई चीज़ हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं ना, इन्वर्टेड कामा, तो उसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह, या उसका दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा। उपविराम किसे कहते हैं? देखिए, उपविराम और अर्धविराम में अंतर होता है। उपविराम में क्या होता है दोस्तों? दोनों पॉइंट होते हैं, लेकिन अर्धविराम में क्या होता है? एक पॉइंट होता है, नीचे वाला कामा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अर्धविराम करते हैं। तो इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में क्या होता है? खड़ा लाइन। अपूर्ण विराम बोलते हैं किसको? उपविराम को ही। ठीक है, तो उपविराम देख रहे हैं, खाली पॉइंट बनाएंगे। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है? जब आप लिखते हैं, मान लीजिए आप कोई हेडिंग बनाए, ठीक है ना, जैसे आपने हेडिंग बनाया समास। ठीक है, तो समास आपने हेडिंग बनाया और समास बनाने के बाद आप लोग ऐसे लिखते हो, तो अभी तक हम लोग डिजाइन समझते थे इसको कि भाई ये डिजाइन है।
ठीक है। डिजाइन नहीं होता दोस्तों, ये है विवरण चिन्ह। मतलब इसका ये है कि आप समास का विवरण करने जा रहे हो, समास के बारे में बताने जा रहे हो, उसके लिए चिन्ह बनाया जाता है। हम लोगों को क्या लगता था, पॉइंट बना के डिजाइन बना दिया। कई लोग क्या करते थे, समास में ऐसा डिजाइन बनाते थे, ठीक है। तो ये कोई चिन्ह नहीं, तो ये तो भौकाल के लिए होता है खाली। कई लोग क्या करते हैं, अंगुली उंगली बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो जो नियम होता है, नियम के अनुसार इसी को विवरण चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा होता है। जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो, किसी के द्वारा कहा गया कोई वक्तव्य हो, देखिए जब किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी मुद्दे पे आकर्षित करने के लिए, तो हम वहाँ इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कोई बात, किसी बहुत बड़ी बात, कोई जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना होता है, तो वहाँ आप पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हो। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ये विवरण चिन्ह भी रखेंगे। उप विराम, देखिए जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है आपको समझना उन सारी चीज़ों को है। इसके बाद लाघव चिन्ह, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लाघव चिन्ह, अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम हो गया। लाघव चिन्ह से जीरो की तरह बनता है, एकदम जीरो नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा अंडाकार होता है, अंडा भी नहीं बोलेंगे, इस तरह से होता है लाघव चिन्ह, ठीक है ना। तो ये होता है लाघव चिन्ह। इसके बाद है दोस्तों लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं। लोप चिन्ह में क्या होता है, अब देखिए जैसे मैंने लिखा राम श्याम मोहन सोना और नाम लिखना, तो नाम न लिख के ऐसे डैश कर देते हैं। तो जो डैश करते हैं ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोप चिन्ह। मतलब इसके आगे आप इत्यादि, इसका कोई आदि और अंत नहीं है, आदि तो पता है, अंत नहीं पता है, ठीक है। या ऐसे प्लस प्लस का भी सिंबल होता है, तो दोनों को बोला जाता है लोप चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, पाद चिन्ह में दोस्तों इसे माइनस की तरह चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह, ठीक है। इसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, तो दीर्घ उच्चारण है। अभी इसका इस्तेमाल आप लोग जैसे हनुमान चालीसा वगैरह देखते हैं, वहाँ पे हो जाता है, या संस्कृत वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है। फिर क्या है, पाद बिंदु। पाद चिन्ह पाद बिंदु में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों, इसलिए एग्जाम में ज़्यादातर फंसाने का काम पाद चिन्ह और पाद बिंदु में किया जाता है। देखिए जब चिन्ह की बात बोले ना, तो पाद चिन्ह में खाली ये चिन्ह पाद चिन्ह, लेकिन जैसे आपने ऊपर नीचे पॉइंट लगाया ना भाग की तरह पे, वो पाद बिंदु हो गया, ठीक है, वो पाद बिंदु हो गया। तो जब भी मैं आपको हिंदी पढ़ाता जाऊंगा, तो जहाँ जहाँ सब चिन्ह मिलेंगे मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा, ताकि आपको याद हो जाए। हंस पाद, ये भी बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि कुछ लिखा, और किसी चीज़ को लिखते समय मैंने कुछ भूल गया। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ अपना नाम, मान लीजिए नितिन कुमार गुप्ता, तो मैंने नितिन कुमार गुप्ता की जगह नितिन गुप्ता रख दिया। वैसे मेरा नाम नितिन गुप्ता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने नितिन कुमार गुप्ता लिखना था, मुझे नितिन गुप्ता लिखो, तो ऐसे हम लोग डैश करके एक ऐसे डैश लगाते हैं और ऊपर लिख देते हैं, उठा के क्या लिख देते हैं वहाँ पे ऊपर, कुमार। तो इससे समझ में आता है कि बीच में त्रुटि हो गई थी। इसलिए दोस्तों जो हंस पाद होता है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं, त्रुटि विराम। मतलब वहाँ त्रुटि हो गया था, इसके लिए विराम लेना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक है, हंस पाद, ठीक है। तो हंस पाद माने होता है त्रुटि विराम, और इसका चिन्ह ऐसे होता है। टीकाकरण चिन्ह की बात करूंगा दोस्तों, टीकाकरण माने होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना। जैसे जहाँ टर्म एंड कंडीशन कंपनियों की दी होती है ना, वहाँ ऊपर छोटा सा स्टार बना होता है, वहाँ टीकाकरण मतलब वो टीका लगा रहा है कि इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। या कहीं कहीं प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं कहीं 1 2 3 4 ऐसे भी लिखे जाते हैं, नंबरिंग किया जाता है। आखिरी है दोस्तों तुल्यता सूचक। तुल्यता माने क्या होता है, समतुल्य बनाना, बराबर की दर्शाना, बराबरी दर्शाना। तो तुल्यता सूचक होता है बराबर का चिन्ह। और समाप्ति सूचक, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो समाप्ति सूचक देखिए दोनों होता है, जब कभी डैश के फिर जीरो फिर डैश। देखिए जब चैप्टर एंड होता है, आप क्लियर करेंगे, जब चैप्टर कोई एंड होता है तो उसके नीचे ऐसे बना होता है, ठीक है। ऐसे बनने का मतलब क्या होता है कि वो खंड समाप्त हुआ, या चैप्टर के एंड में आपको ऐसे ऐसे बना मिलेगा, उसका मतलब क्या होता है कि वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो बस इतना ही था दोस्तों इस विराम चिन्ह में। तो उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा कभी अगर आपके एग्जाम में कोई भी विराम चिन्ह आता है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको याद होना चाहिए और आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा दोस्तों, वो मैं बनाऊँगा पहले वाक्य शुद्धि पर, ताकि आप जो आता है ना वाक्य शुद्ध करने के लिए, तो वाक्य शुद्धों का पहचान कर सारे क्वेश्चन आंसर सही कर लो। उसके बाद मैं आऊँगा कहाँ पे, अलंकार पे, ठीक है। बाद में संधि वगैरह की बात होगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, वीडियो पे ऐड आता है, तो ऐड पे तो आपको क्लिक करना है। आप भी सुनते सुनते एक दिन याद हो जाएगी, सर लास्ट में ही बोलने वाले, वीडियो को पॉज करो आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया ना, तो मैं वीडियो के बीच में बोलना शुरू कर दूंगा, सर बाबू भैया लोग आप क्या करो, ऐड पे क्लिक करो, ठीक है। मैं भी दिमाग रखा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यार आप ऐड पे क्लिक करो हैं, और ज़्यादा क्लिक करो। और जब आप ज़्यादा क्लिक करोगे, हमें तो पता चल ही जाता है कि कौन क्लिक करता है कौन नहीं क्लिक करता है। मेरे पास तो एक एक डेटा है, ठीक है।
तो कितने परसेंट लोग देखते हैं भारत में, कितने परसेंट लोग बाहरी देखते हैं, किस किस एज के लोग देखते हैं, कितने गर्ल्स देखती हैं, कितने बॉयज़ देखते हैं, सब मेरे पास डेटा होता है। एक दिन में कितना देखा जाता है, हर घंटे में कितना देखा जाता है, पूरे महीने में, सब कुछ डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए, तो आप क्लिक किया करिए, ठीक है। बहुत विनम्र निवेदन आपसे दोस्तों कि आप क्लिक किया करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।